कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसी की कार्रवाई अब आपको दिखाते हैं। नगर जिले में कल जिला योजना की बैठक प्रारंभ की गई और एक दिन पहले 26 तारीख को सूचना दी गई कि 27 तारीख को शाम को 27 तारीख को जिला योजना की बैठक होगी। इधर सत्र आहूत कर लिया गया 28 तारीख को। एक भी विधायक कल जिला योजना की बैठक में नहीं था और जबरन की गई और जिला प्रशासन द्वारा उसको अनुमोदित कर दिया गया। ऐसे कैसे होगा? नहीं आप बताइए, फिर कहाँ जाके कहेंगे हम? कहाँ कहेंगे हम? कहाँ कहेंगे हम कहाँ कहेंगे? एक विधायक नहीं, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष का, 9 विधायकों में से एक विधायक ने जिला योजना में, तो ऐसे अनुमोदित कैसे मान ली जाएगी? पुरानी जिला योजना पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई काम क्या हुए क्या नहीं। आप सब जानते हैं व्यवस्था का प्रश्न कब कैसे उठता है। आप तो बहुत सीनियर हैं। अब कहाँ कहें? अगर कुछ संचालन में आप बताइए, फिर कहाँ कहें? कहाँ कहें? फिर विधायक कहाँ गए? जिला योजना की बैठक में हमको समय नहीं दिया जाता, अचानक कर दिया। तो दोबारा आप कह दीजिए जिला योजना की बैठक दोबारा बुलाई जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं क्या? 9 के 9 विधायक में से एक विधायक नहीं, और डीपीसी गठित नहीं, ना समिति के सदस्य गठित हैं, ना नगर पालिका के हैं, ना जिला पंचायत के सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात का ऐसे कैसे इस बात का प्रतीक है माननीय अध्यक्ष जी, रिपोर्ट कर 27 तारीख को बैठक एक हफ्ता पहले तय कर दी गई। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का अपमान करने में अचानक रात को बैठक बुला ली जाती, सूचना दी है कि कल बैठक है, और ये कैसे होगा? उदाहरण है कि कल जो जिला योजना की बैठक आप लोग तो आज था ना, बैठक कल थी तो कल बैठक करके आते हैं। माननीय विधायकों को सूचना दी गई। 3 घंटे का रास्ता है। गंभीर विषय है, गंभीर नेता विषय सदन खड़े हुए। आप बैठिए। आप लोगों के प्रस्ताव तो लिए होंगे पहले? प्रस्ताव मान्यवर चर्चा कैसे होगी? अगर प्रस्ताव लेके बैठक कर देने फिर तो प्रस्ताव सभी के आए हुए थे। एक बार मंत्री जी जिला प्लान की बैठक करने की आवश्यकता एक बार पंचायत अध्यक्ष, प्रस्ताव सभी के आए हुए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर महापौर से लेकर सभी लोग उपस्थित थे। नेता सदन माननीय मंत्री जी आप लोगों से चर्चा कर लेंगे। नहीं सर, ये आप बताइए दोबारा, या तो दोबारा कह दीजिए कि एक बार बैठक बुला लें जिला विधायकों के साथ, जिला योजना पे चर्चा कर लें। आपके जो प्रस्ताव होंगे आप दीजिएगा, बैठक में शामिल कर ली जाएंगे। नहीं शामिल क्या मतलब? चर्चा कैसे होगी जब तक विधायक नहीं रहेंगे? जिला प्लान में क्या प्रस्ताव रखे गए, क्या नहीं रखे गए, चर्चा कैसे होगी? पिछले काम कैसे हुए, उन पे अगर हम नहीं बात कर पाएंगे। 4-4 घंटे 6-6 घंटे जिला प्लान की बैठकें चलती हैं और साहब ऐसी अनुमोदन हो जाएगा तो फायदा क्या हुआ? जिला प्लान अगर नेता सदन बोल चुके हैं कि चर्चा कर लेंगे। ऐसा है अगर इन्हीं की उपस्थिति में जिला योजना का होना तो विधायकों का उचित, माननीय सदस्य मेंबर तो है नहीं। माननीय सदस्य नेता सदन बोल चुके, मंत्री जी आपसे बात करके इस इशू को सॉर्ट आउट करवा देंगे। आदरणीय अध्यक्ष बैठक दोबारा होनी चाहिए, वो आप बातचीत कर लीजिएगा, जैसा होगा वैसा हो जाए। मंत्रिमंडल के सभी हमारे सहयोगीगण, नेता प्रतिपक्ष और सभी सदन में उपस्थित सभी विधानसभा के सभी सदस्यगण, मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। कि साथ ही इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सम्मानित सदन में आज जो भी सदस्य अभी अपनी बात रखेंगे, आज की चर्चा आपने रखी है, मैं उन सभी का पहले से ही सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी ने अपने अपने विचार रखने हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही मैं विशेष रूप से उन सभी मातृशक्तियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस राज्य निर्माण करने में, इस राज्य की नींव मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। मैं इस अवसर पर गौरा देवी, इंचरी माई, बिस्नी देवी साहा, जसूली सौक्याण, कुंती वर्मा, भागीरथी देवी, मंगला देवी, हंसा धनाई, सरला बहन, बेलमती चौहान, सुशीला बहन, कमलापन जैसी सैकड़ों महिलाओं को जिन्होंने राज्य के लिए अपना योगदान दिया, मैं उन सभी को आज के इस अवसर पर दंडवत उनको प्रणाम करता हूं सबको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आज विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज विशेष सत्र आयोजित किया है, और वैसे भी आप हमारी शक्ति, मातृशक्ति की प्रतीक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता के रूप में सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा एक मत से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में
33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति बंधन बिल को यथाशीघ्र लागू करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए इस संबंध में एक संकल्प व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे उपायों का समर्थन करने में किसी भी प्रकार की, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम सबको एक मत से इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। महोदय, हमारी सनातन संस्कृति में नारी को देवी मानकर उसकी आराधना की जाती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में हम नारी के साहस, समृद्धि, ज्ञान के स्वरूप का वंदन करते हैं। और जब भी हम पूजा पाठ भी करते हैं तो हमारे मंत्र भी शुरू होते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। इस प्रकार से ये हमारी आस्था और परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि हमारी महान संस्कृति की चेतना है, जो नारी के सम्मान और उसके महत्व को हमेशा सर्वोच्च स्थान देती है, तथा जिसमें नारी को शक्ति, सृजन और चेतना के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। और कहा भी गया हमारे शास्त्रों में, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्त तत्र देवता। और शिव भी तभी समर्थ है जब वो शक्ति से युक्त हों, क्योंकि शक्ति के बिना कोई सृजन संभव नहीं होता है। महोदया, भारतवर्ष के इतिहास में भी नारी शक्ति के अनंत और असंख्य प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके पराक्रम और स्वाभिमान की ऐसी मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की, इससे पूरे राष्ट्र को एक संघर्ष की प्रेरणा दी। उसी प्रकार सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता और समानता का दीप प्रज्वलित किया। और हाल ही के वर्षों में हमने देखा, कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष की जो उड़ान भरी, अनंत गहराइयों में पहुंचकर ये सिद्ध कर दिया कि नारी के सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, वो अनंत तक जा सकती है, उसे अवसर मिलना चाहिए। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। नारी शक्ति निर्णय ले रही है, दिशा तय कर रही है और भविष्य भी गढ़ रही है। और हमने देखा चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता हो, क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास आउट होना हो, या फिर सेना वायुसेना में भी अग्रिम प्रति के मोर्चों पर काम करना हो, हमारे देश की महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी मातृशक्ति अपने पराक्रम से, अपने कौशल से भारत का मान सम्मान ना आगे बढ़ा रही हो। महोदय, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों ने प्रत्येक मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो वीरता, अदम्य साहस की प्रतीक तीलू रतवेली हो, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अन्याय के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका, या उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली रानी जिया रानी हो, जिन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के नाकों चबवा दिए, या फिर हम सभी ने इतिहास पढ़ा है, या गढ़वाल की रानी कर्णवती हो, जिन्होंने अपने पराक्रम से मुगल सेना को परास्त कर इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, या फिर चिपको आंदोलन की अग्रदूत गौरा देवी हो, जिन्होंने जंगलों और पर्यावरण की रक्षा के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। ये सभी महान नारियां उत्तराखंड की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक हैं, जहां नारी शक्ति ने हर युग में साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान का अद्वितीय परिचय दिया है। हमारी मातृशक्ति ने हमेशा ये सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर नारी केवल भागीदार करना ही नहीं, बल्कि नेतृत्व करना भी जानती है। हर क्षेत्र में उनकी कुशलता ने देश को एक प्रेरणा देने का काम किया है, राज्य को प्रेरणा देने का काम किया है। हमारी माताओं बहनों ने अपने त्याग से, संघर्ष और साहस से न केवल जन आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, बल्कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में, उसका नींव रखने में, या राज्य प्राप्ति तक संपन्न होने तक अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो उसमें उत्तराखंड राज्य की, हमारी मातृशक्ति की भूमिका थी। मातृशक्ति ने हमेशा बढ़ चढ़ के उस आंदोलन को चलाने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है
तो वो केवल अपने परिवार का ही काम नहीं करती है, बल्कि समाज को भी संभालती है, राष्ट्र को भी प्रगति में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में भी, राष्ट्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। नारी शक्ति के इसी सामर्थ्य को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका सम्मान दिलाने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के सदनों पर लाया गया और इस ऐतिहासिक अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये इन सदनों में केवल मातृशक्ति का संख्या बढ़ाने का प्रयास भर नहीं था, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विराट संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए भारत देशवासियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को उनसे सहयोग और समर्थन का आह्वान किया था। इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले लोकसभा चुनाव तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवराज, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था, और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के सम्राट अखिलेश यादव सहित तृणमूल के युवराज मान्यता जी राहुल गांधी जी ने अपना वोट भी नहीं दे पाया। राहुल गांधी जी ने तो वोट भी नहीं दे पाया। पहले जानकारी ले लो, राहुल गांधी ने तो वोट भी नहीं दे पाया था, तो बाद में वोट किया। पहले अरे राहुल गांधी जल्दीबाजी, अरे भैया 5 साल पहले मिल जाएगा विद्रोही पार्टी आखिरकार कांग्रेस को राहुल गांधी वोट भी नहीं दे पाया, जल्दीबाजी की लगभग प्रधानमंत्री हो दे रहे हैं पहले, तो परेशानी क्या? बिल्कुल आपको बोलना ही नहीं है, बोलना नेता सदन को। सुन लीजिए, हमला करने से पहले आगे के आपको नेता सदन को बोलना है। अभी बहुत कुछ होगा, ये अभी भी एक्सेप्ट कीजिए ना, कांग्रेस ने दिया, एक्सेप्ट कीजिए ना। जब नोटिफिकेशन नहीं कर पाए, अधिकारों पे चर्चा, चोरी और सीना चोरी, ये है कांग्रेस का हाल, चोरी और सीना चोरी। ये चोरी बोलो, पास में नहीं होने देना, सीना चोरी करेंगे भाई। कौन से भाई नेता सदन खड़े हैं, बोल रहे हैं, सुन कौन से बोल रहे हैं भाई? और सुन लीजिए समाजवादी पार्टी के छिप के कौन बोल रहे हैं भाई? अखिलेश यादव सहित तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, डीएमके के स्टालिन आदि के पार्टियों के नेता वहां किस प्रकार से खुश हो रहे थे, संपूर्ण देश ने देखा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस मेजे किसने खुद तपाई थी? पास में नहीं होने दिया, मेज खुद तपा के खुश हो रहे थे, आपने खुश हो रहे थे, मेजे खुद तपा रहे थे, खुशी मना रहे थे। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात रखिएगा।
आपकी जब बारी आएगी आप अपनी बात जरूर रखिएगा। कोई कुछ नहीं होता है, गलत तथ्य पेश नहीं होने चाहिए। ठीक ठीक जो सुनेगा वो भी अपराध कर रहा है। हाँ ठीक है, और जो बोल रहा है वो भी अपराध कर रहा है। इनको नेता प्रतिपक्ष बना दो, इनको माननीय सदस्य बैठे। इनको नेता प्रतिपक्ष बना दो भाई। इंजीनियर रवि बहादुर जी, ये सदन है, ये नियमों कानूनों से चलेगा, ये आपके जोर से बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। मुझे लगता है कि पहले से ही जो ये गठबंधन और इनके साथी नारी शक्ति के इस अपमान को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस महिला आरक्षण जैसे विषय पर अब लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। इनके परिसीमन के बारे में जो बार बार बात आ रही है, मैं उसके बारे में भी अपनी बात रखना चाहता हूं कि परिसीमन के बहाने की तो आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा में पूरी तरह से हवा निकाल दी। एक एक तथ्य जो है लोकसभा के अंदर जो संसद की कार्यवाही में लिखित रूप से दर्ज हो चुका है, पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में परिसीमन के माध्यम से किसी भी राज्य की सीटों के साथ कोई भेदभाव नहीं होने वाला है, कहीं सीटें घटने वाली नहीं है, जिनका जितना प्रतिनिधित्व होने वाला है उतना ही प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान का एक बिल लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार देने में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पहली बार किसी ने सच्चे मन से महिलाओं के हित में कार्य करने का प्रयास किया तो उसे संसद में बाधित कर दिया गया, उसमें बैरियर लगा दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई बड़ी बड़ी। और मातृशक्ति को अगर 23%, 33% का आरक्षण मिल जाता तो इसमें किसी का भी क्या जाता। अगर सीटें बढ़ जाती तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती। आपकी तो सीटें थी, उसी में सीटें बढ़ रही थी, और सीटें बढ़ने पर तो सभी को, हर राज्य को कुछ न कुछ मिल रहा था, किसी राज्य का कम नहीं हो रहा था। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी वहां पर किस बात का विरोध कर रहे थे। अगर सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे थे तो वो भी बहाना है, क्योंकि बढ़ी हुई सीटें तो आखिर महिलाओं को ही मिलने वाली थी ना, महिलाओं को ही सीटें मिलती। तो फिर आप लोगों ने इस पवित्र अधिनियम को रोकने का आखिर काम क्यों किया? ये प्रश्न मेरा नहीं है, मुझे लगता है ये प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति का भी होगा, जो भी महिलाओं की शक्ति की बात करेगा, महिला बंधन की बात करेगा या महिला अधिकारों की बात करेगा, तो उसके मन में बात अवश्य आएगी कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा था। जब सीटें भी बढ़ रही थी, परिसीमन भी हो रहा था और ठीक समय पर सब कुछ हो रहा था, तो फिर आप लोगों ने उस पवित्र अधिनियम को रोका है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति गंभीरता दिखाने के स्थान पर इनका दृष्टिकोण हमेशा विरोध तक सीमित दिखाई देता है। महोदय, असल में कांग्रेस ने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि अगर उनको आरक्षण मिल जाता तो उसका श्रेय भी मोदी सरकार को चला जाता या मोदी जी को मिल जाता। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जब पहले दिन वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि इसका श्रेय मैं आप सबको दे दूंगा, प्रतिपक्ष के लोगों को दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अखबार में भी विज्ञापन दे दूंगा, अखबार में कि सभी लोगों ने इसका सर्वसम्मति से जो है इस अधिनियम को पास किया है। तो इसका श्रेय विपक्ष को देने को भी तैयार थे। पर अब देखिए किस प्रकार की राजनीति हुई। देश की आधी आबादी के साथ धोखा हुआ, उनके अधिकारों को मिलने से रोक दिया गया। महोदय, अब देश की मातृशक्ति पूरी तरह से समझ चुकी है कि कौन उनके अधिकारों के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, कौन छल और प्रपंच कर रहा है।
कौन केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में आदरणीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्राथमिकताओं से काम करना प्रारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को नए भारत के निर्माण का आधार मानते हुए उन्हें सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए, एक के बाद एक काम किए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। और इसी वर्ष का जो सामान्य बजट आया है उसमें 2026-27 के बजट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण हेतु 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% अधिक है। 2015 में शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के पिछले 11 वर्षों में लिंगानुपात और बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला पुरुष लिंगानुपात में 12 अंकों की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का कुल नामांकन अनुपात 3% से अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है। इतना ही नहीं, बीते 11 वर्षों में देश के अंदर जो संस्थागत प्रसव है वो 61% से बढ़कर 97% हो गया। कितना? 61% से बढ़कर 97% हो गया, जिससे सुरक्षित मातृत्व और बालिका जन्म को प्रोत्साहन मिलता है। जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा की गारंटी और मजबूत हुई है। आज सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 8.2% की उच्च ब्याज दर के साथ टैक्स फ्री बचत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनकी शिक्षा और विवाह के लिए मजबूत आर्थिक आधार सुनिश्चित हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है, जो बालिकाओं के भविष्य के लिए एक सशक्त वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। देखिए, 60 सालों तक इस देश के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के साथियों का शासन रहा है और कई सालों तक शासन रहने के बाद भी ये काम उस समय भी हो सकते थे। हमारी बेटियों को उस समय भी ये योजना मिल सकती थी, इस प्रकार की योजना आ सकती थी। आखिर किसने काम करने से रोका था? लेकिन आप लोगों ने देश की गरीब बेटी के बारे में कभी नहीं सोचा। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की करोड़ों करोड़ मातृशक्ति को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है, जिससे उनकी सिलेंडर पूरा 100% मिलेगा। मैं सदन में पूरे मैं अरे कहाँ कमी हो रही है? कहाँ कमी हो रही है जी? कहाँ कमी हो रही है? नहीं अरे भाई, अच्छा, कांग्रेस सरकार के सामान्य दिनों से ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, मैं इस जिम्मेदार सदन में इससे बड़ी कौन सी जगह होगी जहां मैं कह रहा हूं? मेरा वक्तव्य कोई ये हवा वाला वक्तव्य नहीं है। सब जगह मैं कल ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी से भेंट करके आया हूं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमको 100% जो हमारा सब जगह मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को सहयोग करना होगा, काला बाजारी रोकनी होगी। और सुनिए, यही कर रहे हैं। तैयार है सर। नहीं, आप लोगों को किसी जगह पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि 500 सिलेंडर एक ही घर में मिले हैं। अखबार बिल्कुल आप लोगों ने, बिल्कुल। अगर आप लोग अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट हो जाइए उसके बारे में। मैं कह रहा हूं कि हमारे राज्य में सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने वाली। आगे हो सकते हैं और हम सबको उपलब्ध कराएंगे। और वैसे ऐसे समय में जब देश की बात हो रही है, आप उसकी बात अलग से सुननी है हमें। आप अरे सब हो जाएगा, अभी मेरी बात सुनिए पहले। आप देखिए, ऐसा है, एक तो
ये जो जब महामारी आई थी देश में, तो महामारी के समय में भी पूरी दुनिया सोचती थी कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, बोझ बन जाएगा, इतनी जनसंख्या है और यहां कोरोना आएगा। तो यूएनओ भी ऐसा मानता था, उनकी भी ऐसी सोच थी कि यहां संभलेगा नहीं संभल पाएगा और भारत पूरी दुनिया के लिए भी जो है एक ऐसा स्थान बन जाएगा कि जहां महामारी इस कदर फैल जाएगी कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमारे देश के नेतृत्व ने यहाँ एक वैक्सीन के साथ दो वैक्सीन स्वदेशी निर्मित हुई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, हमारे नेतृत्व ने बनाई। और इतना ही नहीं, भारत में जहां सबसे पहले महामारी पर कंट्रोल हुआ, उसके साथ साथ 100 से भी अधिक देशों को भारत की सरकार ने वैक्सीन भिजवाने का काम किया। और जो हम कहते हैं हमेशा, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रवि बहादुर जी आप बहुत विद्वान हैं, मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा आपकी बात में अलग से सुन लूंगा मैडम। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नहीं अलग से सुनने के लिए तो समय अलग कर दीजिएगा आप। तो मैं माननीय सदस्य आपको सीएम साहब समय दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? अलग से समय दे रहे हैं आप मुझसे अलग से बात। अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जिनका संकुचित हृदय होता है, यानी जिनका चित्त छोटा होता है। और भारत की सरकार ने ऐसे समय में ये दिखाया कि हमारे लिए पूरी दुनिया हमारा परिवार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और सबको वैक्सीन देने का काम किया। और ये समय भी देखिए, ये मैं वहीं पर आ रहा हूं, इसीलिए मैं वहीं आया। हालांकि मैं आज चाहता था कि केवल महिलाओं की बात करूं, लेकिन आपने बीच में मुझे कहा, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो पश्चिमी मिडिल एशिया में जो अभी संकट हो रहा है, जो युद्ध की बात आई है, ये केवल भारत की अकेले की चुनौती नहीं है, यह भारत के अंदर ही हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे दुनिया की चुनौती है। और उत्तराखंड के अंदर ही हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्र के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आजादी के बाद कोई भी युद्ध हुआ हो। यहाँ के लोगों ने हमेशा देश की आजादी में और देश की सुरक्षाओं में बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। और हम लोगों ने पहले से भी व्यवस्था बनाई है, लेकिन जो आपने कहा है, फिर मैं कह रहा हूं कि हमको मिलजुल कर ऐसे समय में पैनिक नहीं करना है, ऐसे समय में हमको राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के बहुत टॉपिक हैं। अगर कोई सरकार के द्वारा कोई समस्या लाई गई होती, उत्तराखंड सरकार लाती या देश की सरकार लाती, ये युद्ध हमारे कारण हो रहा होता, तो हम कहते कि भाई हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब ये वहां पर उनकी अपनी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई से हम भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको, हम देशवासियों को हमें गर्व है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। ऐसे संकट के समय में भी हमारे देश के अंदर, जहां दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है, हमारे यहाँ पर्व और जो है त्योहार मनाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा चल रही है, शानदार तरीके से उसका आगाज हो रहा है। देखिए, लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या हो रही है कि लोगों को रील बनानी पड़ रही है, और रील बना के कुछ लोग जो है इस सनातनी यात्रा को, जिसको पूरा दुनिया देखती है, पूरे दुनिया की आस्था श्रद्धा जहां बसती है, उस यात्रा को भी कुछ लोग राजनीति की भेंट चढ़ाने में कोई परहेज नहीं करते। मैं इस सदन से ऐसे लोगों से विनम्र रूप से कहना चाहता हूं कि आपको हमारा विरोध करना है, करिए। सरकार का विरोध करना है, करिए। आपको लगता है कि वहां के चार धाम जो हमारी बीकेटीसी है उसका विरोध करना है, करें, लेकिन इतने आगे मत निकल जाइए कि हमारा विरोध करते करते चार धाम यात्रा का ही विरोध शुरू कर दें। उसी में है, वो तो सब है, महादेव का स्थल है, वो हम सबका एक ऐसा आस्था श्रद्धा का स्थान है। हमको उसमें छोटी मोटी चीजें होंगी, इसलिए मैंने कहा, मुझे मीडिया के लोग कहीं पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, तो मैं कभी उनसे ये नहीं कहता कि सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। मैं कहता हूं हमने सारे प्रबंध करने का प्रयास किया है। और ये यात्रा कैसी होती थी, कल अगर किसी ने मेरा लेख अगर पढ़ा हो, दैनिक जागरण में छपा है, अगर आप सब विद्वान लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा तो उसको देखिएगा एक बार। हमने लिखा कि पहले के समय में जो लोग यात्रा में आते थे, वो सारे अपने जितने भी संस्कार होते हैं वो संस्कार करने के बाद यात्रा में आते थे, क्योंकि कठिन यात्रा होती थी, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, 10,000 फुट से ऊंची ऊंचाई पर है, रास्ते बड़े कठिन हैं,
और यात्रा शुरू होने से पहले 6-7 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। अभी हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी बैठे हैं, हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने वाली है 20 मई से, वहां तो 10 फुट के लगभग अभी बर्फ पड़ी हुई है। केदारनाथ जी में जब यात्रा शुरू हुई थी 22 तारीख को, तो उससे पहले जो है बहुत मुश्किल से जो है रास्ता बार बार हटाया गया, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा कि इस बार मौसम लगातार इस प्रकार का होता रहा, बर्फबारी होती रही। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ये यात्रा हमारी सामूहिक यात्रा है और ये यात्रा सनातन की यात्रा है, आस्था श्रद्धा की यात्रा है और पूरे उत्तराखंड के लिए 4 धाम हमारे जो है 4 धाम यात्रा लाइफ लाइन है। तो इस यात्रा को सभी लोगों ने प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी लोगों ने जो है इस यात्रा का प्रोत्साहन करना चाहिए। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि थोड़ा हमारे मित्रों ने जो है इस प्रकार की शंका करी, तो मैं थोड़ा विषय से दूसरे विषय पर आ गया। मैं फिर से अपने विषय पर आ रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि आज देश के अंदर जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, उस योजना के तहत अभी तक 4 करोड़ से अधिक खाते खुल गए हैं और 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि इनमें जमा हो चुकी है, जो बालिकाओं के भविष्य के लिए एक सशक्त वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। तो मैंने कहा इस प्रकार की योजना आपके समय में भी आ सकती थी, पहले भी हो सकती थी, लेकिन किसी ने किसी को रोका तो था नहीं। और इसी प्रकार से आज आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय ऐसा है, वैसे तो अच्छा होता कि हमारी पूरी विधानसभा सर्वसम्मति से कह देती कि महिलाओं का आरक्षण तत्काल लागू किया जाए 2029 चुनाव करवाइए आप। बात करेंगे, हम चाह रहे, हमने तो हम समर्थन करते हैं। अरे आपके कहने से नहीं होगा, वहाँ राहुल गांधी को बोलना चाहिए था ना, उनको बोलते ना। उन्होंने भी कर रखा, सर्वसम्मति से पास करा रखा, कानून बन चुका है, कानून बन चुका है, आप लागू कर दीजिए। वो तो कानून बन चुका है, आप लागू कर दीजिए। तो देश के संविधान के जब वहीं से करना था तो यहाँ ये असेंबली बुलाने की जरूरत क्या थी? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रधानमंत्री जनधन खासा कर रहे थे, उस महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मदन भाई बहुत गुस्से में हो गया आज, क्या बात है, गुस्से में हो गया? अरे केवल राहुल जी नहीं चाह रहे हैं, ये सब चाह रहे हैं, राहुल जी नहीं चाह रहे हैं। चलिए ठीक। देखिए आज जनधन योजना, इसको इस योजना के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को हर दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है। उनकी बचत भी सुरक्षित हुई है महिलाओं की, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से सीधे पहुंच रहा है। क्यों प्रीतम भाई साहब, पहुंच रहा है ना, डीबीटी के माध्यम से। अब नहीं पहुंच रहा है यशपाल जी। अब आप लोग तो कम से कम, चलो ठीक है, ये तो हमारे युवा लोग हैं, अत्यधिक जोश में हैं, इनसे नहीं पूछ रहा। नहीं, सभी युवा हमारे साथ हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिचौलियों के जेब में जाने वाली कमीशन थी, उस कमीशन को बंद करने का काम किया है। ये काम पहले भी हो सकता था, ये तो पहले भी हो सकता था। और आपके समय के एक प्रधानमंत्री जी खुद मानते थे, एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, उसमें से 85% बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन वो नहीं हुआ उस समय। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर किसी बुजुर्ग को, किसी विधवा को, होनहार बेटी को या फिर किसी गरीब को विभिन्न योजनाओं की सहायता राशि भेजते हैं, किसी भी लाभार्थी योजना की राशि भेजते हैं, तो पूरी की पूरी राशि उनके सीधे उनके खातों में पहुंचती है। उसमें 1 रुपए का भी जो है कहीं हेरफेर नहीं होता है। ये बात भी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो देश की आधी आबादी का अधिकार खा गए हों, उससे उनको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आज प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से
गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, अब हम कहते हैं 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बन गए। ये मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है, हमने एक शब्द निकाला और बोल दिया जी, लेकिन 12 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है, इस पर हमको जाना चाहिए। देखिए, जिससे खुले में शौच की समस्या से मुक्ति मिली और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सम्मान दोनों की रक्षा हुई है, पर खुले में शौच जाने का दर्द क्या होता है, ये बात वो लोग नहीं समझ सकते जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। महोदय, आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे अब रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बन सकें। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर लाखों महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिली है। पर अपनी पार्टी के उनके एक अखबार को चलाने के लिए जो बैंक से लोन लेकर उसे न चुकाने वाले इन महिलाओं के लोन की भला क्यों फिक्र करते? आप सबको पता है महोदय, आज जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर महिलाओं को पानी लाने की दैनिक कठिनाई से राहत दिलाने का प्रयास यदि कर रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है। आज लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम पूरे देश में चल रहा है। क्या देश में 60 वर्षों से अधिक समय तक हुकूमत करने वाले उन्होंने कभी क्या इस बारे में सोचा था? आज नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे कृषि कार्यों में उर्वरक, कीटनाशक, छिड़काव जैसी सेवाएं प्रदान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। क्या पहले के समय में महिलाओं को इस लायक कभी माना गया? इसलिए तो बस देखिए, कभी इंदिरा जी का नाम, सोनिया जी का नाम मैं भी बड़ा सम्मान से लेता हूं। प्रियंका जी ही मातृशक्ति का प्रतीक है। सामान्य महिलाओं के बारे में इनकी क्या राय है, ये तंदूर कांड करने वाले इनके नेता बहुत पहले ही बता चुके हैं। महोदय, आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से मातृशक्ति को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, जिसका लाभ देश की करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज देश की लाखों बहनें अपने घर की मालिक बन रही हैं। लगभग जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले उसमें 70% महिलाओं को उनका मकान जो है उनके नाम पर हुआ है। करोड़ों करोड़ों महिलाओं को आज इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही उनको गरिमा और आत्मसम्मान उनका बड़ा है। इतना ही नहीं, 3 तलाक के खिलाफ कानून के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा से कानूनी संरक्षण प्रदान करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, एनडीए और भाजपा की सरकार ने किया है। पर अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक बदल देने वाली उस समय कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने कट्टरपंथियों और देशद्रोहियों को उन्हीं को प्राथमिकता देते हुए इन्हें उत्पीड़न की स्वीकार मासूम मुस्लिम महिलाओं से कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस ने ही बदला था उस समय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस ने ही बदला था 3 तलाक वाला जजमेंट जब आया था शाहबानो के केस में। आप सबको याद होगा, शाहबानो का केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के अनेकों निर्णयों के माध्यम से वर्ष 2014 के बाद देश में आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के प्रत्येक कोने में महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं, उनकी सुरक्षा भी हो रही है, सशक्तिकरण भी हो रही है और अपनी स्वावलंबन की नई नई कहानियां वो लिख रही हैं। कोई ड्रोन उड़ा रही हैं, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है,
तो कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। और मैं हर सत्र में एक गांव का नाम जरूर लेता हूं, सारकोट गांव, और वहां 21 वर्षीय बेटी प्रियंका वहां की ग्राम प्रधान है। हाँ, 21 वर्षीय। वहां के हमारे माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी यहाँ बैठे हैं। सच में उस गांव की जिसके बारे में हमेशा कहता हूं, लखपत बुटोला जी आप तो हो ही आइएगा, कम से कम आपका पड़ोस का है वो। अरे सारकोट एक बार और जाइए आप, अनिल जी के साथ जाइए एक बार। ये भी अच्छा होगा कि अनिल जी और आप साथ साथ जाएंगे दोनों लोग। तो सच में ऐसा लगता है कि हमारी, अरे मैं अलग से सुन लूंगा हुआ था पिछले उसमें गैर साइड को ना, पीले रंग के घर है, तो मैं उनसे किसी से बात कर रहा था कि ये इसी कारण से पीलिया हुआ है क्या, ये सारे रंग घर पीले कर दिए। गाँव में देखा वो विधानसभा से दिखता है। नहीं, सारकोट की एक किताब है, उसको पढ़िए। ये क्या बात बोली आपने साहब, ये क्या बात बोली आपने, कुछ समझ नहीं आई। ये क्या बात कि पीले रंग के घर थे तो पीलिया हो गया? माइंडसेट की बात है मैम। पीला, अरे देखिए दृष्टि दोष हो गया, इसको बोलते हैं दृष्टि दोष। देखिए, अरे भाई पीला रंग बहुत शुभ होता है। कांग्रेस में जब कोरोना हुआ था तो कांग्रेस क्या कहती थी कि भाई ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अपने आप छुटके से लगवा कहते थे। सर आपने भी लगाई होगी 3 डोज, बूस्टर डोज भी लगाया। हमारे पहाड़ों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो पीला वस्त्र पहना जाता है। फिलहाल ठीक है इंजीनियर साहब, हमारे पहाड़ों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो पीला वस्त्र पहना जाता है, पीली पिठाई। ठीक है, अब आपस में बातचीत हो गई, चलिए ठीक है, मानिए। अरे नहीं चल बैठिए, सभी के लिए शुभ है। हमारी अब्दुल जी लोग ठीक है, आपस में बात न करें, आपस में सभी से बात न करें, आपस में। अरे नए मुल्ला हैं, ज्यादा बांध दे रहे हैं। बहुत सुंदर गाँव है सर वो। जी बिल्कुल। धन्यवाद रवि बहादुर जी, आपने उस गांव की प्रशंसा करी। वैसे वो गांव, बात थी मैंने बता दी। वैसे वो गांव सभी को देखना चाहिए, क्योंकि उस सच में बहुत उस गांव के लोग जो है बहुत लगनशील हैं, बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, और लगातार सब मिलकर बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं, चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे मधुपालन के क्षेत्र में हो, या अन्य जो भी विषय समाज में आज अच्छे हो सकते हैं, वो सारे विषय आज उस गांव के लोग कर रहे हैं। सच में वो गांव एक हमारा एक ऐसा मॉडल गांव है कि उत्तराखंड के हर गांव उन गांव से प्रेरणा लेकर उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महोदय, आदरणीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है कि आज देश की सामान्य घर की बेटियां जो सामान्य में पैदा हुई हैं, साधारण से असाधारण की यात्रा कर रही हैं, धरती से आसमान को छूने का काम कर रही हैं, और घर की बेटियां रसोई से लेकर रायसीना हिल्स तक का सफर तय कर रही हैं। और ये बात हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को भले ही समझ में ना आए, वे कभी हमारी राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का चित्र जो सचिवालय और विधानसभा सहित हमारे सभी सरकारी कार्यालयों में लगी हुई है, उन पर एक नजर डालेंगे तो सच में लगेगा कि किन परिस्थितियों में वो पैदा हुई, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कितने कष्टों का सामना करना पड़ा उनको, और उसके बाद आज वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो है आज हमारे देश का नेतृत्व कर रही हैं। आखिर क्यों हमेशा जनजातियों को अपने बोझ समझने वाले, उन्होंने कभी जनजाति समाज से आने वाली महिलाओं को बड़े दायित्वों के काबिल नहीं समझा। और अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समाज के वोटों को किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है, इसे मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता हो।
पिछले विधानसभा चुनाव में मैं जहां से विधायक था पहले, उस विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार का दुष्प्रचार हुआ था और ये झूठ फैलाया गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो हमारे थारू जनजाति के भाई बहन हैं उनकी जमीनें छीन ली जाएगी। और एक सुनियोजित प्रचार था जिसका उद्देश्य केवल भय और आशंका पैदा करना था, समाज को गुमराह करना था। दुर्भाग्यवश उस समय हमारे वहां के थारू भाई बहन भी उस दिशा में चले गए और उसी झूठ को सच मान बैठे। परिणाम से मुझे वहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप भी अध्यक्ष महोदय, सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज मैं जब उन लोगों से मिलता हूं तो वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो कहते हैं कि झूठे प्रचार के बहकावे में आ गए थे। अध्यक्ष महोदय, ये केवल एक घटना चुनावी हार जीत की नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से झूठ और भ्रम और अफवाह की राजनीति होती है, किस प्रकार से समाज को बांटने का काम होता है। असल बात तो यह है, धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस पार्टी देश को कभी उत्तर दक्षिण में बांटने का काम करती है, कभी पूर्व पश्चिम में। 565 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया कांग्रेस ने। अपनी कांग्रेस समाचार इस मिट्टी से जुड़ी हुई है, राष्ट्रवाद कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आज कांग्रेस पे ये आरोप लगाना भड़कियों से करे है। मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस का आस्थाना भी कांग्रेस ने की है, इसलिए कांग्रेस पे आरोप न लगाए। मैं आपसे जरूर अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस इस मिट्टी से जुड़ी, राष्ट्रवाद से जुड़ी कांग्रेस है। अरे कांग्रेस पूरा आरोप का गढ़ा है, यही आप समझ लीजिएगा, पूरा गढ़ा। ये ऐसे राष्ट्रवाद से हैं कि कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया। ये ऐसे राष्ट्रवाद के पट्टी है। समय में हुआ, इतिहास बढ़ेगा, पाकिस्तान के दो इतिहास बढ़ेगा, वहां पर राज्यपाल कौन थे, सरकारें ये आरोप मत लगाए। आप पढ़ते हैं तो आरोप मत लगाए, अपने क्या क्या आपको बताएं। राज्यपाल कौन थे, भाजपा के राज्यपाल थे, सरकार आपकी थी, ये आपको उठाना पड़ेगा। बुरा अरे नेता सदन जी एक बात बोल रहे हैं, जाति की महिला को बीच में तो आप लोग बोले जा रहे हैं। संसद के उद्घाटन में उद्घाटन में राष्ट्रपति बीच में ये लोग बोल रहे हैं। ये तो वही वाला किस्सा हो गया जैसे मोदी जी कहते हैं बुद्धपुर में आके, नेता सचिन जी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों खत्म कर रखी है आप लोगों ने। ना मोदी जी क्या सभी लोग बोलते हैं, आप पहली बार कभी बोल रहे हैं बुलाते ना राम मंदिर के उद्घाटन में, तो राम मंदिर के बात करते हो, जो अहिर महिला के जूठे बेर खाते हो, अरे आपके लोग तो जो राम मंदिर में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, संसद का उद्घाटन क्यों नहीं कराया राष्ट्रपति से? चलिए महोदय, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश की बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली बार बेटियां सेना में स्थायी कमीशन प्रदान हो रहा है उनको, ताकि वो केवल सरहदों की रक्षा ही नहीं बल्कि सैन्य नेतृत्व की जिम्मेदारी भी निभा सकें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब लोगों ने देखा किस प्रकार से विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी साहसी बेटियों को युद्ध नेतृत्व में अग्रणी भूमिका निभाते हुए संपूर्ण विश्व ने देखा। वहीं सेना की अग्रिम पंक्तियों में कैप्टन शिवा चौहान जी की तैनाती तथा राफेल जैसी अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाली ग्रुप कैप्टन शिवांगी सिंह जैसी वीर बेटियां आज बदलते भारत की वो गौरवशाली तस्वीर है जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व हो रहा है। परंतु ये तस्वीर हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें तो आईएनएस विराट जैसे युद्धपोतों में अपने इटली वाले मेहमानों के साथ जश्न मनाना पसंद आता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नारी शक्ति को भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। परंतु कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करने के बजाय इसे बाधित करने का
आपकी जब बारी आएगी आप तब बोलिएगा, अभी सुन लीजिए। वो तो है, वो तो नियम जो है नियम है। चोर के दाढ़ी में तिनका, वो तो नियम है। कांग्रेस और उसके महिला विरोधी चोर के दाढ़ी में तिनका है। बोल सकते हैं एलओपी साहब, इतना बोल सकते हैं, जो नियम है उस नियम से चले, जो अलग अलग नियम से है और अलग अलग बहाने बनाए हैं। देखिए, कहीं पर इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोकने के लिए तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, झूठी दलीलें दी गई जो तथ्यों से परे थी। कभी प्रक्रिया का हवाला दिया गया, कभी कानूनी तकनीकी अड़चन का ढोंग रचा गया, कभी जनगणना और परिश्रम के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को कुचलने की साजिश की गई। महोदय, आज कांग्रेस के हमारे साथियों द्वारा यहां भी, उत्तराखंड के अंदर भी झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और जैसा दिल्ली में बैठे इनके नेताओं ने संसद में महिला आरक्षण का विरोध कर हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनते वक्त किया था। अगर उत्तराखंड विधानसभा में अगर 35 महिलाएं चुनकर अगर यहां आ जाती तो कुल विधायकों की संख्या 105 हो जाती। तो इसमें नहीं वहां बताना, वहां नहीं। अरे नहीं, जहां रखना वहां निकलना मत। अरे वहां राहुल गांधी जी को बोलो एक बार, राहुल को समझाओ ना, राहुल गांधी जी को भी लिखो एक बार, आप लोग राहुल जी को समझाओ। अपनी पोजीशन बता दीजिए, आज लागू करवा दीजिए। अरे राहुल जी को, अरे प्रियंका को, मोदी जी को लागू करने के लिए तो एक दिन लाया था, विशेष सत्र बुलाया था, तो इसीलिए वहां राहुल गांधी जी को एक पत्र लिखो। इस बार जो है स्पष्ट बिल्कुल बहुमत से जो पूरे देश में पुराना हो गया, सम्मान होना चाहिए, नरेंद्र हो गया क्या? अरे हम तो वही चाह रहे हैं ना। यदि अरे राहुल जी को समझाओ, सोनिया को समझाओ, प्रियंका को समझाओ, समय पर अभी भी सदन में दिया जाए, अभी भी दिया चाहिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भैया, अभी भी समय है, समझा दो, मान्य सहमति पत्र भेज दो राहुल गांधी को। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। मान्य अध्यक्ष महोदय, देखिए आप, अरे अब देखिए झारखंड तो पिछड़ गई, तो गुमराह करने की बात मैं कह रहा था जी। ये विधानसभा थोड़ी ना लागू कर सकती है, देश की संसद विधानसभा चर्चा क्यों करा रही है? ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। कहां से करा रहे हो? और लोग निकलना राहुल गांधी देखना चाहते हो करना, अरे आप लोग निकल दीजिए, अगर देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, महिलाएं माफ लेना, का प्रस्ताव बनाओ। आप सब जानते हैं, एक शांत रहिए, हम सब जानते हैं कि आज एक एक मिनट कीमती है। आप लोगों के विचार केवल इस सदन में नहीं सुने जा रहे हैं, बाहर भी सुने जा रहे हैं। तो आपका एक एक मिनट कीमती, आपस में बहस करके, आपस में बातचीत करके कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो आपस में ना बोले। अभी नेता सर बोले, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आप ये पहले से तय करके आए हैं, जो पहले से तय करके आए हैं आरोप। अरे भाई, बार बार नेता आप जो है वो सबसे पहले मंत्रिमंडल में जो 35%, हमारे जिलाधिकारी है उसमें 35% को आशा दीदी जिलाधिकारी कितना सब पूछते हैं 35% को। सदन यहाँ पर बोल रहे थे बार सदस्य, आप अपने विचार इसी
बहस में कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं सुन पा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आप लोग आपस में आपके सारे विचार आप दे रहे हैं, आप दीजिए ना, जब आपको मौका दिया जाएगा आपको हम देंगे समय, आपको हम देंगे समय, पूरा समय देंगे। आप बोलिए, नेता सदन बोलिए। अध्यक्ष आप बिल्कुल करिए। अध्यक्ष महोदय, इनका फोटो अपने दिल में बसाएंगे। अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि पहले जो सदन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में जो बिल पारित हुआ है उस बिल को पूरा पढ़ लें। उसमें परिसीमन की बात ऑलरेडी पहले से इंक्लूड है। परिसीमन होने के बाद ही जो है नया आरक्षण लागू होगा। तो दिल्ली पड़ा हम वो इसलिए लाया जा रहा है कि 2029 में लागू हो जाए, इसलिए लाया जा रहा था। आज अगर उत्तराखंड में अगर सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो जाती तो किसी को क्या परेशानी होती जी? इतना क्षेत्र बढ़ गया है, इतना क्षेत्र बढ़ गया है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। और वैसे भी अगर ये पौड़ी लोकसभा देखा जाए या अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा देखा जाए तो उसकी लंबाई और भौगोलिक स्थितियां कितनी विरल है, कितना दूर दराज का इलाका है। एक सांसद के लिए जाना कितना कठिन होता है, ये वही समझ सकता है जो जाता होगा, जो देखा होगा। तो महोदया, तो सच तो यह है कि ये लोग सच में कभी भी जो है महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में थे ही नहीं, और सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करते आए हैं। इसलिए कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय को रोकने का काम किया, जो एक युगांतकारी निर्णय हो सकता था देश के इतिहास में, जो हमेशा 100 अक्षरों से लिखा जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों को यह भय है कि जिस प्रकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है, उससे कहीं सामान्य घरों की महिलाएं अपने घरों से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में न आ जाएं। इसलिए इस कांग्रेस के नेतृत्व में जो परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा, और कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जो आधी आबादी को उसका हक दिलाने के प्रयास को लोकसभा में विफल करने का पाप नहीं किया है, महापाप किया है। अध्यक्ष महोदया, आज देश में जिन्होंने 6 दशकों तक इस देश के अंदर शासन किया है, सत्ता रही है, कांग्रेस ने किन लोगों को आगे बढ़ाया? अपने परिवार की महिलाओं के अलावा किसी सामान्य परिवार की महिला को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था अगर सामान्य घर की महिलाएं राजनीति में आएंगी तो उनकी वंशवाद की जो परंपरा है उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, महिलाओं से भेदभाव हमेशा इनकी रीति का हिस्सा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि देश की आजादी के बाद नेहरू जी की कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद इंदिरा जी की पहली कैबिनेट में भी केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री रही। इंदिरा गांधी जी ने एक महिला होते हुए भी कभी किसी दूसरी महिला को आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री, हमारा सुप्रीमो माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सुप्रीमो केवल एक महिला नेता थी मोहसिना किदवई जी, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इतना ही नहीं, जो बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हमने महिला प्रधानमंत्री दी, 9 महिला पूरे देश को दी, 2 टुकड़े अब सुन लो, तो वो भी देश की इमरजेंसी भी तो दी, वो देश की प्रधानमंत्री इसलिए बनी कि वो किसी सामान्य परिवार की बेटी नहीं थी, नेहरू जी की बेटी थी। और मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को कभी 2014 के बाद जो आदरणीय मोदी जी का मंत्रिमंडल है उसको देखना चाहिए। आज मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी निरंतर मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। और हमने इस वर्ष के जेंडर बजट में इसके अंतर्गत लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इस वर्ष हमने इस जेंडर बजट में मातृशक्ति के लिए प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग
16% अधिक है और राज्य स्थापना के पहले बजट की तुलना में 4 गुना है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आज हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। आज हम राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सभी काम आपके समय में भी हो सकते थे, लेकिन कभी आपने इस बारे में विचार नहीं किया। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमने राज्य के गठन में मातृशक्ति का हमारे राज्य में कितना बड़ा योगदान रहा है, लेकिन फिर भी कभी आपके समय में मातृशक्ति को सम्मान नहीं दिया गया, जो आज डबल इंजन की सरकारों के समय में मिल रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें 75% सब्सिडी का प्रावधान है। हमने इस योजना के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी भी कारण से अकेले जीवन जीने को जो मजबूर हैं, ऐसी महिलाओं को एसिड अटैक हो या अन्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बहन बेटियां हों, उनके साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अपने पैरों पर खड़े होने का संबल प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, जब किसी महिला के जीवन में पति का साया उड़ जाता है या उसे किसी कारणवश अकेले में जीवन जीने को विवश होना पड़ता है, तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे कांग्रेस के मित्र इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि उनको केवल और केवल हमेशा अपने वोट बैंक की फिक्र रहती है। हमारे प्रतिपक्षी साथी हर काम में वोट बैंक की बात करते हैं, हर बात में तुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम महिला सतत आजीविका योजना के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023, MSME नीति 2023 के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें विशेष अनुदान भी प्रदान कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशील योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए हमने इन उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इसके साथ ही हम 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इंक्यूबेशन की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, कानूनी एवं लाइसेंसिंग सहयोग, को वर्किंग स्पेस, निवेश सहायता और स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विपणन के लिए मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने तथा हमारे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हमने राज्य में हाउस ऑफ हिमालय नाम से अमलेरा ब्रांड की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आज अपना व्यवसाय कर रही हैं, और केवल वो रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि अब वो रोजगार देने वाली भी हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश की 2,65,000 बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रचने का काम किया है। ये काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन कभी आप लोगों ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की मंशा नहीं थी। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? आपकी पार्टी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित होने से रोककर यह सिद्ध कर दिया कि आपकी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है।
आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आज हमारी सरकार द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना बेटियों के सुरक्षित और सशक्त भविष्य की नींव रख रही है, जबकि महिला सारथी योजना, ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीकी और परिवहन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सर्जित किए जा रहे हैं, नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में आपदा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर उन्हें संकट के समय के नेतृत्व के लिए भी तैयार किया जा रहा है। वहीं सोलर सखी योजना द्वारा महिलाओं को सोलर प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त उस पर सब्सिडी प्रदान करके हरित ऊर्जा से जोड़ने का कार्य भी राज्य के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा हम महिला मंगल दल योजना के माध्यम से महिला समूह को आर्थिक सहायता देकर सामुदायिक विकास को भी गति प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमारी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करके जमीनी स्तर पर कार्य कर मातृशक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तीनों रतौली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 रुपए से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया है। आज हमारी सरकार द्वारा संचालित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 7.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमने इस वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। महोदया, हम राज्य में एक और जहां ईजाबोई सुगुन योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से नवजात शिशुओं और माताओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी चिंता कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधानमंत्री पोषण मिशन के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे महिलाओं और बच्चों में पोषण के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सके। इसके साथ ही आज राज्य में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना एवं मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जहां एक और नारी सशक्तिकरण, नारी के कल्याण हेतु राज्य के महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं सहकारी समितियों में आज महिलाओं को 35% का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज सरकारी सेवाओं में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। आज राज्य में हमारी सरकार द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तक के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत जहां हम राज्य के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। साथ ही राज्य में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, महिला छात्रावास निर्माण, मुफ्त साइकिल योजना और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम राज्य में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी बेटियों को आगे बढ़ाने, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा लोहाघाट में, माननीय विधायक जी बैठे, लोहाघाट में लगभग 256 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जहां बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण और आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान, जिसके अंतर्गत 23 नई खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य की प्रतिभाशाली बेटियों को अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण
के अवसर मिल सकेंगे। महोदया, राज्य की अनेक बेटियों ने आज खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर ये सब पहले से ही किया होता, नीयत साफ होती, तो सभी कार्य पहले भी किए जा सकते थे। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में देश का सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है और मुझे गर्व है कि यूसीसी केवल लागू ही नहीं किया बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को आज हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। अध्यक्ष महोदया, यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह या हलाला या बाल विवाह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और जिस यूसीसी को लागू करते समय हमारे प्रतिपक्ष के साथी तमाम प्रकार की उस समय बातें कर रहे थे, आज उसी कानून के माध्यम से महिलाओं का शोषण, असमानता और अन्याय से उनको मुक्ति मिली है। हर जगह समानता आगे बढ़ी है। आज यूसीसी की मांग पूरे देश में उठ रही है। जब यूसीसी का मैं इसी सदन के अंदर जब यूसीसी का विधेयक प्रस्तुत कर रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि यूसीसी की गंगा जैसे माँ गंगा देवभूमि से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये यूसीसी की गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। आज देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कई राज्यों ने आज अपने यहाँ विधेयक पारित कर दिया है, वो राज्य भी जो है लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अपने जन्म से लेकर आज तक हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए समाज में सभी लोगों के समान कानून की धारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से यूसीसी का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदया, ये फर्क है हम में और आप में। अध्यक्ष महोदया, असल में दिक्कत यह है कि केवल वोट बैंक की राजनीति होती है। इन्हें जनहित के मुद्दों से सच में अगर कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हर अच्छे काम का अब विरोध करना चाहिए। अच्छा है, प्रतिपक्ष में है, विरोध करिए। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी राज्य में महिला आरक्षण के विषय पर लगातार उनके बयान आ रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मोड़ कर वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार से क्यों नहीं कहती। अब ये मैं तो आपको भी सुनता हूँ। ये कहते हुए जनता को गुमराह करने के लिए प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जिनमें पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए थे। प्रीतम भाई साहब की जिनसे मुलाकात हुई थी जी। चलिए, वो हो सकता है कि गोदियाल जी ने शायद वो पता नहीं वो नियम प्रक्रिया उतनी चूँकि विधानसभा में तो रहे हैं, वो पता नहीं उन्होंने ठीक से नहीं देखा होगा। लेकिन हरीश रावत अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम का संज्ञान लिया, तो मैं समझ नहीं पाया आपने किस में मैं इतना नहीं, मैं केवल इतना कह रहा था। आपकी मुलाकात हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री जी से, ये कह रहा था। अच्छा, हाँ, वो तो हाँ, ये खबर में आया था, मैंने खबर में ही पढ़ा था। तो उनको मैं नहीं कह सकता, चलिए उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को तो सभी प्रक्रियाएं, वो तो चूंकि मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में भी मंत्री रहे, कई अन्य पदों पर रहे हैं, तो पूरी प्रक्रियाओं से भली भांति परिचित हैं। वही उन्हें बता देते कि भाई ये जो आरक्षण है ये यहाँ बोलने से नहीं होगा, यहाँ से तो केवल बात जाएगी, ये तो वहीं संशोधन होगा जो बिल में जैसा लिखा गया, जैसा मैंने पहले बताया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसे आपकी पार्टी ने संसद में पारित नहीं होने दिया, उसमें एक बैरियर बनने का काम करा, उसको रोक दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, देश आपकी बारी आएगी तो बोलना उस समय, अब मैं बोल रहा हूँ तो ये है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदया, देश में कई दशकों तक
और कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही। उत्तर प्रदेश में भी एक ज़माने में कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी। हम बड़े छोटे छोटे थे, हम देखते थे कि कोई भी क्षेत्र में आना तो बात की बात होती थी, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ नारायण दत्त तिवारी जी का क्षेत्र हुआ करता था। सभी लोग, सर इस्बाल जी भी हैं उसमें, राणा जी तो उनके साथ ही रहे, भुवन तो छोटे होंगे उस समय, तो आदेश चौहान जी भी, बेहड़ साहब भी, तो हम लोग उस क्षेत्र से थे। और मैं देखता था कि क्षेत्र में आने की जल्दी नहीं होती थी किसी को। लखनऊ या दिल्ली से टिकट जिसको मिल जाता था, बस टिकट जिसको मिल गया वो पास हो गया सुबोध भाई। तो उसके बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले, खटीमा गोलीकांड हुआ, मसूरी का गोलीकांड हुआ, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ। और उस समय भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन तब इन्होंने कभी उत्तराखंड राज्य निर्माण को मंजूरी नहीं दी, न इसका कोई अनुरोध केंद्र से किया गया। उस समय ऐसा करने से इनको किसने रोका था? और वो ऐतिहासिक कार्य भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ही संभव हो सका कि उत्तराखंड वासियों की भावना के अनुरूप उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उत्तराखंड राज्य बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लंबे समय से जिसकी मांग थी देश की आज़ादी के बाद से, और जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों हजार लोगों ने अपना बलिदान दिया, हमारे उत्तराखंड के भी अनेक परिवारों के लाल उस कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया। और वहाँ से धारा 370 जो देश की आज़ादी के बाद से देश का संकल्प था, उसको हटाने का ऐतिहासिक कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने किया। इसी प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण का संकल्प भाजपा की सरकार ने ही पूरा किया। जिस प्रकार दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया, उसी प्रकार मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी सच में यहाँ पर जो भूल हुई है उस भूल को सुधार सकते हैं। आप सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिख सकते हैं कि नारी शक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक प्रयासों पर राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार को संसद में स्पष्ट समर्थन दिया जाए। मातृशक्ति के सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर दलगत राजनीति से, दलगत हितों से ऊपर उठकर सकारात्मक और स्पष्ट रुख अपनाया जाए, ताकि देश की आधी आबादी को उनका उचित अधिकार मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश की सभी अपनी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी मातृशक्ति, उनका जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, अत्यंत कठिनाइयों में बीतता है। पहाड़ों में घर का काम भी उनको करना पड़ता है, गाय भैंस भी देखनी पड़ती है, परिवार भी चलाना होता है, खेत भी देखना होता है। उसके बावजूद भी आज हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं उन सभी मातृशक्ति को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ नारी शक्ति के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी भागीदारी के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ, निरंतरता के साथ इसी प्रकार कार्य करती रहेगी, उनके हित में लगातार फैसले लेती रहेगी। और जब तक हम मातृशक्ति को उनका अधिकार नहीं दिला देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, अनवरत रूप से चलते जाएंगे। अंत में मैं इस ऐतिहासिक कदम का विरोध करने वालों से भी केवल इतना कहना चाहता हूं
कि नारी का अधिकार छीन तुम इतना ना अभिमान करो, बदली है अब युग धारा उसका तो सम्मान करो। को कलंकित करने वालों अहंकार अपना त्यागो, जिसने तुमको जन्म दिया उसको भी तो कुछ मानो। जिसको तुमने रोका हरदम वो आज खड़ी स्वाभिमान से, अपने अधिकारों की खातिर अटल अडिग विश्वास लिए। नारी शक्ति का ये बंधन अब अपरिहार्य है, आज नहीं तो कल ये परिवर्तन अनिवार्य है, ये परिवर्तन अनिवार्य है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर लोकसभा में जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर सदन की चर्चा करा ली जाए। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नारी सम्मान और लोकतंत्र में अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री वहां पर संबोधित कर रहे थे और ये तस्वीरें वाराणसी से आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहां पर पहुंचे हैं। उनका स्वागत वहां पर हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आज प्रधानमंत्री जो है वो काशी आ रहे हैं और महिलाओं के साथ उनके संवाद करने का कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी पहुंचे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी पहुंचे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र। सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जब बिल गिरा तो विपक्षी नेता ठहाके लगा रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रावण का अंत भी माता सीता के अपमान करने पर